हेलो दोस्तों, संजय सर अकेडमी पर आपका स्वागत है। यूपीएचएससी और जीडीसी का पेड ग्रुप 26 मई से शुरू हो गया। मैं लाइव क्लासेस गूगल मीट पर मैं लाइव क्लासेस 1 घंटे डेली दे रहा हूं। उसमें टॉपिक वाइज एक के बाद एक जितने भी टॉपिक हो सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उनके अंतर्गत जितने भी सवाल बन सकते हैं, जो भी अति संभावित आपके प्रश्न, उनकी व्याख्याएं या फिर लाइंस हो सकते हैं, मैं सबकी व्याख्या दे रहा हूं। दिल्ली सल्तनत से मैंने स्टार्ट किया है, हमको जाना है पूरा विश्व इतिहास तक। ठीक, बीच में याद रखिएगा मैं आपको पीडीएफ फाइल्स, सवाल जवाबों का पीडीएफ फाइल्स, नोट्स का पीडीएफ फाइल्स और टेस्ट सीरीज का पीडीएफ फाइल भी मैं आपको दूंगा। टेस्ट सीरीज की सारी व्याख्या भी मैं आपको दूंगा। इतिहास विषय पर आपका सिलेक्शन पक्का करवाऊंगा। 70 में 62 या 64 प्लस ये हमारा टारगेट है इतिहास पर। तो चलिए बिना देर किए आज बात, लास्ट वीडियो में मैंने ऐबक, आराम सा, इल्तुतमिश, ठीक, उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया, ठीक, फिर बाराम शाह, ठीक है, और इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर आपके नासरुद्दीन महमूद और बलबन की बात की थी। आज हम बात करेंगे खिलजी राजवंश की बात करेंगे, खिलजी क्रांति की बात करेंगे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। खिलजी क्रांति, जैसे कि आप जानते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अच्छा, एक चीज और, अमीर हसन और अमीर खुसरो ने अपना राजनीतिक जीवन जो है शहजादा मोहम्मद के समय से शुरू किया था, जो कि मंगोल आक्रमण में उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत में उसका देहांत हुआ था, यानी वो मारा गया था। खैर, बलबन का बेटा था कैकुबाद। इसी के समय इसी के समय देखा जाए तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी क्रांति की थी। ठीक, ये वही कैकुबाद है जिसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को उसकी योग्यता, वीरता, साहस आदि पर प्रसन्न होते हुए शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। याद रखिएगा, कैकुबाद ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एक उदार हृदय वाला दिल्ली का सुल्तान था। याद रखिएगा, उसी के समय पहली बार दक्षिण भारत पर भीषण हमले किए गए थे। याद रखिएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय पहली बार दिल्ली के सुल्तान ने दक्षिण भारत में अपने कदम रखे थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक, 1290 से 1296, ये एक ऐसा उदार सुल्तान था जिसने पहली बार हिंदुओं को भी ये कहा कि अपने साम्राज्य में आप आराम से रह सकते हैं, बिना किसी भेदभाव के अपना हर काम कर सकते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये भी कहता था कि मैं एक बूढ़ा मुसलमान हूँ, लेकिन मैं दूसरे बूढ़ा मुसलमानों या बूढ़े हिंदुओं की हत्याएं नहीं कर सकता। उन्हें मारने का अधिकार मेरे पास नहीं है। जब उन्हें जन्म अल्लाह देता है तो उन्हें मारने का भी अधिकार अल्लाह के ही पास है। ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का स्टेटमेंट है। हाजी मौला ईरान का एक फकीर था। उसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय विद्रोह किया था, जिसको फिरोज खिलजी ने हाथियों से दबवा दिया था, पैरों तले दबवा दिया था। ठीक, उसने श्राप दिया था कि ना आगे चलकर अकाल, बाढ़ या सूखा इस तरह की स्थितियां आएंगी। ठीक, तो इस वजह से सुल्तान उनसे नाराज थे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी नवीन मुसलमान, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय नवीन मुसलमान दिल्ली में आकर बसे थे। ये मंगोलियंस थे, ऐसे मंगोलियन जो कि दिल्ली में आकर रच बस गए थे, वहाँ की संस्कृति को अडॉप्ट कर लिया था, उन्हें नवीन मुसलमान कहा गया। ठीक, अलाउद्दीन के समय इन्हीं लोगों ने सबसे पहला विद्रोह किया था, क्योंकि इसलिए कि आप जानते हैं कि अलाउद्दीन के समय मंगोलों का सर्वाधिक हमला हुआ था। सर्वाधिक संख्या में मंगोलों ने अलाउद्दीन के समय हमले किए थे, लगभग 23 से 26 के आसपास। खैर एनीवे, वो बात की बात है। नंबर पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने शासन में या प्रशासन में मुसलमानों, तुर्कियों, गैर तुर्कियों, भारतीय मुसलमानों सबको स्थान दिया था। उसका हृदय उदार था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने हाजी मौला को हाथियों तले दबवाया, ठीक, लेकिन उसने मलिक छज्जू के विद्रोह को माफ कर दिया। मलिक छज्जू के विद्रोह को न सिर्फ दबाया बल्कि उसे माफ भी कर दिया। ये बहुत बड़ी बात थी। वो एक उदार हृदय वाला सुल्तान था। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। याद रखिएगा, खिलजी क्रांति का सूत्रपात इसी ने किया था। इसने सेना के दम पर, अपनी शक्ति के दम पर सिंहासन को जीता था।
कैकुबाद को हराया था। ठीक, याद रखिएगा, इसीलिए इसे खिलजी क्रांति कहा जाता है। ठीक, ये बात अलग है कि इस क्रांति में अलाउद्दीन खिलजी का भी बहुत बड़ा योगदान था। ठीक, और हाँ, इसने अपना राज्याभिषेक किलोखोरी के महल में करवाया था। किलोखोरी के महल में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना जो है राज्याभिषेक करवाया था। ठीक, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, ऐबक ने, एक सवाल आया कि ऐबक ने अपना जो है राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? लाहौर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि दिल्ली राजधानी बनाने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। ठीक, अब अगर हम लोग ये बात करें कि बलबन जिसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी, इसके बाद किस सुल्तान ने लौह और रक्त की नीति को त्याग दिया था, खून बहाने की नीति को त्यागा था? तो वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसने रक्त बहाने की नीति को त्याग दिया था। और हाँ, दिल्ली सल्तनत का व्यापक आधार सबसे पहले इसी ने बनाया था, चूंकि इसने दक्षिण भारत पर हमला किया था। देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर सबसे पहला हमला जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। वो बात अलग है कि ना उस आक्रमण का नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। उसकी बात हम वहां करेंगे, अलाउद्दीन पर बात करेंगे। याद रखिएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वास्तविक में एक उदार सुल्तान था, बलबन के बाद। याद रखिएगा। ठीक, और जैसा कि आप जानते हैं 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर जो भीषण हमला किया था, वहाँ के राजा से जो उसने अपार दौलत हासिल की थी, उसको लेकर जब वो दिल्ली आया तो मुलाकात का एक बहाना सेट किया गया कड़े मानिकपुर में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से, और वहीं पर खिलजी की हत्या कर दी गई। ठीक, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन ने की थी। अच्छा, एक सवाल और आता है, मुझे याद है कि ना नवीन मुसलमान दिल्ली में कहाँ पर बसे हुए थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय मंगोलों को नवीन मुसलमान कहा जाता था, जो दिल्ली में आकर बस गए थे, और वो एरिया था मुगलपुर। मुगलपुर एग्जाम में आ सकता है। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर अब बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने लाल महल में, जिसका निर्माण बलबन ने करवाया था दिल्ली में, लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने बलबन द्वारा निर्मित लाल महल में अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। और हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण, चूंकि सर्वाधिक अलाउद्दीन के समय हुए थे, तो इसी को ध्यान में रखते हुए और लौह और रक्त की नीति को जारी किया था। नए सिरे से लौह और रक्त की नीति को जारी किया और उसमें कुछ संशोधन भी किया। बलबन की तरह उसकी नीति नहीं थी, हाँ, उससे मेल जरूर खाती थी। कुछ आधारभूत सिद्धांत लौह रक्त की नीति का जो अलाउद्दीन ने फॉलो किया, वो बलबन वाला ही था। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और अलाउद्दीन ने लौह रक्त की नीति के अंतर्गत दक्षिण भारत के संदर्भ में एक नई नीति बनाई थी। ये भी एग्जाम में आ सकता है। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के हिंदू राजाओं को जीता, उनसे दौलत लिया, या आप बोल सकते हैं हर्जाना लिया, टैक्स लिया और उन्हें छोड़ दिया, उनका राजपाट उनको लौटा दिया। तो दक्षिण भारतीय राजाओं को जीतना, उनसे टैक्स लेना, भू राजस्व लेना, दौलत लेना और बाद में उनका राजपाट लौटा देना, उनको अपना राज्य सौंप देना, ये नीति समुद्रगुप्त वाली नीति से मिलती जुलती है अलाउद्दीन खिलजी की। ठीक, याद रखिएगा। देवगिरी के राजा थे रामचंद्र देव। इन पर भी अलाउद्दीन खिलजी ने भीषण हमला किया था, याद रखिएगा, जिन्होंने आगे चलकर सरेंडर कर दिया था। होयसल के राजा थे बल्लाल देव। इन पर भी अलाउद्दीन ने भीषण हमला करवाया था। याद रखिएगा, दक्षिण भारत के जितने भी सैन्य अभियान हुए हैं, ठीक है, आमतौर पर देखा जाए तो मलिक काफूर, उसी के नेतृत्व में सारे हमले होते थे। मलिक काफूर ही हमले की रणनीति योजना बनाता था। अमलीजामा वही पहनाता था। अमीर खुसरो उनके साथ रहते थे। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के समस्त सैन्य अभियानों का जिक्र अमीर खुसरो करते हैं। हिंदी खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमीर खुसरो मलिक काफूर के साथ दक्षिण भारत के सभी सैन्य अभियानों में शामिल रहते थे। अलाउद्दीन खिलजी के भी ये विश्वास पात्र बन गए थे, बहुत ज्यादा। अमीर हसन उतना विश्वास पात्र नहीं बन पाए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा।
ठीक, तो बात हो रही थी बल्लाल देव की। इन्होंने लाखों की असरफियां अलाउद्दीन खिलजी को सौंपी थी, भिजवाया था। ठीक, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें सोने का मुकुट भी था, कोई सोने का भाला भी था, तमाम चीजें थी। वो भेंट के रूप में, उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में, हर्जाने वाले रूप में दिया था होयसल के राजा बल्लाल देव ने, याद रखिएगा। और हाँ, एक दक्षिण भारतीय राज्य एग्जाम में आता है, एक दक्षिण भारतीय राज्य जो अलाउद्दीन के समय स्वतंत्र रहा, निष्पक्ष रहा, उस पर अलाउद्दीन ने अधिकार नहीं जमाया, वो था पांड्य राजा, पांड्य राजवंश। पांड्य राजवंश अलाउद्दीन के आक्रमणों से अछूता रहा। हालांकि मलिक काफूर ने वहां पर एंट्री जरूर की थी और वहां के राजा ने इस चीज को समझते हुए सरेंडर भी किया था, लेकिन मलिक काफूर ने वहां का राजपाट वहां के लोगों को ही सौंप दिया था। ठीक, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पांड्य राजा अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य से एकदम अलग था, उस पर हमले नहीं हुए थे, नंबर 1। नंबर 2, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और जम्मू कश्मीर अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य में शामिल नहीं थे। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये तीनों प्रांत, ठीक है, जेएनके भी अलाउद्दीन खिलजी से अलग थे, साम्राज्य से स्वतंत्र थे और अपना राजपाट स्वयं दिखा करते थे। अलाउद्दीन का इस पर कोई शासनिक या प्रशासनिक नियंत्रण नहीं था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, याद रखिएगा। अलाउद्दीन ने हिंदू राजाओं को उनकी जैसी स्थिति थी उसी स्थिति में उनको छोड़ दिया था, याद रखिएगा। 1303 चित्तौड़ पर हमला, अलाउद्दीन के सैन्य अभियानों में इसका बड़ा व्यापक महत्व है। चित्तौड़, याद आया, बस वही चीज है, ज्यादा इस पर बात नहीं करेंगे। उसने अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर इसका नाम रख दिया था खिज्राबाद। चित्तौड़ को जीता था। 1301 में उसने रणथंभौर को जीता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। 1301 में रणथंभौर को जीता और जोधपुर से एक संस्कृत का अभिलेख प्राप्त हुआ है। उसमें इस बात का उल्लेख है कि यह धरती अनेक अत्याचारी शासकों से मुक्त हो गई, जिसका श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक सवाल आता है कि मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी को कहां से मिला? गुजरात से मिला था, याद रखिएगा। कैम्बे, याद है, गुजरात से लगी हुई 2 खाड़ियां हैं, खंबात की खाड़ी और उसके उत्तर में है कैम्बे की खाड़ी। ठीक, आलिया बेट और खाड़िया बेट, ये 2 ऐसे द्वीप हैं जहां पर हमें पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है। जीएस में भी ध्यान रखिएगा। खैर, गुजरात में जब अलाउद्दीन ने सैन्य अभियान किया था तो वहां के एक बघेल राजपूत राजा थे कर्णदेव, वहीं से उन्होंने सरेंडर किया और गुजरात को अलाउद्दीन ने सल्तनत में शामिल कर लिया था। वहीं से, कैम्बे से, वहां के बाजारों से मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने अपने में शामिल किया, अपने ग्रुप में, अपनी सेना में, अपने जमात में, जो भी आप इसको बोल सकते हैं। खैर एनीवे, इस पर ज़्यादा डिस्कस करना उचित नहीं है। खैर, अलाउद्दीन ने सबसे बड़ा सैन्य अभियान किया था व्यक्तिगत रूप से तेलंगाना पर। तेलंगाना के शासक थे प्रताप रुद्र देव। प्रताप रुद्र देव तेलंगाना के शासक थे। इन पर भीषण हमला किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इन्होंने भी सरेंडर कर दिया और कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को सौंप दिया। तो प्रताप रुद्र देव ने कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को सौंपा था और मलिक काफूर ने सौंप दिया आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी को। वेरी वेरी। अलाउद्दीन ने मंगोल आक्रमणों से बचने के लिए ही उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत में सीरी में एक मजबूत दुर्ग का निर्माण करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। मंगोल आक्रमणों का उद्देश्य क्या था? विजय प्राप्त करना भारत पर, ठीक, और बदला लेना। जबकि अलाउद्दीन ने जो दक्षिण भारत के सैन्य अभियान किए थे उसका एकमात्र उद्देश्य था कि चाहे जैसे धन इकट्ठा किया जाए, दौलत लूटा जाए हिंदू राजाओं से। अच्छी बात यह थी कि अलाउद्दीन ने हिंदू राजाओं को उनका राजपाट लौटा दिया था। पांड्य शासकों ने याद रखिएगा, पांड्य शासकों ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। बस मलिक काफूर से एक संधि किया, उसके बाद मलिक काफूर लौट गया था। ठीक, ये बात अलग है कि वहां की जनता ने, मदुरै की जनता ने मलिक काफूर का जोरदार स्वागत किया था और मलिक काफूर ने धर्म निरपेक्षता वाली नीति मदुरै में लागू की थी जब तक वो वहां पर था।
एक भी हिंदू मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचाया। अलाउद्दीन खिलजी ने वास्तविक अर्थों में धर्म निरपेक्षता वाली नीति को फॉलो किया, लागू किया। एक बात और याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भर्ती में, सैन्य में या प्रशासन में या शासन में भर्ती में योग्यता को आधार बनाया, मेरिट को आधार बनाया, स्कॉलरशिप व्यक्तिगत उपलब्धि को आधार बनाया था, सोर्स को नहीं, दौलत को नहीं। ठीक, तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये काम बड़ा अच्छा किया। आगे चलकर मोहम्मद बिन तुगलक ने भी ये काम किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने हिंदुओं को पहली बार सरकारी नौकरियों में भर्ती किया, वो भी उनको जो मेरिट वाले थे, योग्यता वाले थे।